हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों ईओआरओ एग्जाम पार्ट बी से संबंधित जो आपके नियम दिए गए हैं उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं। आपके सिलेबस के अंदर 3 नियम दिए गए हैं दोस्तों। कितने नियम दिए गए हैं? 3 नियम दिए गए हैं। जो भी विद्यार्थी ईओआरओ का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, वो इन वीडियोज़ को जरूर देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य संचालन नियम की। तो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, नगर पालिका कार्य संचालन नियम 1974 को निरस्त करके इसे लागू किया गया। दूसरा कथन देखिए, इसे 11 सितंबर 2009 को लागू किया गया। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपका कौन सा सही है ये आपसे पूछा गया है। तो पहला कथन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो कार्य संचालन नियम 1974 था दोस्तों, इसको निरसित करके नया नियम लागू किया गया, कार्य संचालन नियम 2009। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कब लागू किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों 11 सितंबर 2009 गलत दिया गया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 11/11/2009, यानी कि 11 नवंबर 2009 को ये लागू हुआ था। इसको इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, 11/11/2009। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला कथन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कार्य संचालन जो नियम है, इसमें टोटल नियम आपके कितने हो जाएंगे? तो इसमें टोटल दोस्तों 22 नियम दिए गए हैं। कितने नियम दिए गए हैं? 22 नियम दिए गए हैं, जिसमें से पहला नियम जो है वो आपका संक्षिप्त नाम और प्रारंभ है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ जो है, इसके अंदर ही आपकी डेट दी गई है 11/11/2009, ये आपको ध्यान रखना है, और इसका नाम दिया गया है। और नियम 2 जो है दोस्तों, इसमें आपकी परिभाषा दी गई है। नियम 2 में आपकी परिभाषा हो जाएगी। और जो आपका निरसन है, जो 1974 निरसित किया गया है, ये किसमें दिया गया है? ये आपका नियम 22 में दिया गया है, ठीक है। तो 3 नियम याद हो गए आपको, पहला नाम और प्रारंभ, दूसरा परिभाषा, और नियम 22 जो है उसमें आपका निरसन और व्यावर्तियां दी गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया? तो ये किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया कार्य संचालन नियम 2009? 41, 42, 352, 51, 52, 337, 55, 61, 357 या 36, 63, 347? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 51, 52, 337। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बात अगर कार्य संचालन नियम की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 51, 52, 337 होगा। धारा 51 में क्या दिया गया है दोस्तों? धारा 51 में नगर पालिका की बैठकें दी गई है। नगर पालिका की बैठकें आपके जो है वो धारा 51 में दी गई है। धारा 52 में क्या दिया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर आपके सदस्यों के अधिकार, जो सदस्य हैं उनके अधिकार और विशेषाधिकार दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और धारा 337 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन नियम के अंदर दी गई है, तो आपको ध्यान रखना है। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति जो होगी वो आपकी किस में दी गई है? 337 में दी गई है। तो राज्य सरकार की नियम बनाने तथा आदेश पारित करने की जो शक्ति है राज्य सरकार की, वो किस में दी गई है आपकी? वो आपकी दोस्तों 337 में दी गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत कुल कितने नियम हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कुल 22 नियम है, और ये 22 के 22 मैं आपको याद करवा दूंगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के बारे में असत्य कथन है। तो यहाँ पर कौन सा आपका असत्य कथन है? लोक महत्व के मामले में या अत्यावश्यकता की दशा में अध्यक्ष अर्जेंट बैठक बुला सकता है। तो यह कथन आपका बिल्कुल सही है, अर्जेंट बैठक बुलाई जा सकती है। एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होनी आवश्यक है। तो एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होनी आवश्यक है, यह कथन भी आपका बिल्कुल सही है। विशेष बैठक 2/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बुलाई जाती है। तो यह कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि विशेष बैठक जो है दोस्तों वो 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बुलाई जाती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 2/3 नहीं होगा, यहाँ पर आपका 1/3 होगा। बैठक का कार्यवर्त मिनट्स जो है वो देवनागरी हिंदी भाषा में लिखा जाएगा। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन ये जो कथन 4 है आपका, ये भी करेक्ट होगा। 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, लेकिन 3 यहाँ पर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों? नियम 1 मैंने आपको बता दिया, नियम 2 मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपसे बात की जाए नियम 3 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, और नियम 4 में क्या लिखा हुआ है, नियम 5 में क्या लिखा हुआ है? 5 में आपकी कार्यसूची लिखी गई है, ठीक है। 5 में आपकी कार्यसूची लिखी गई है। 3 में आपकी बैठक है दोस्तों, नियम 3 में बैठक है। और नियम 4 में क्या है? सूचना है दोस्तों। नियम 4 में सूचना है, जैसे कि अगर आपकी अर्जेंट बैठक बुलाई जाएगी तो उसकी सूचना कम से कम 48 घंटे पहले दी जाएगी। तो इसके बारे में बात किस में की गई है आपकी? ये आपकी नियम 4 में की गई है। और आपकी 2 माह में 1 बैठक होना आवश्यक है, यानी कि 1 वर्ष में आपकी 6 बैठकें हो जाएगी। 2 माह में 1 बैठक आपकी होना आवश्यक है, यानी 60 दिन में 1 बैठक होना आपकी आवश्यक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बैठक आपकी 3 में दी गई है, 4 में आपकी सूचना है, 5 में आपकी कार्यसूची है, और नियम 6 में आपका प्रश्न दिया गया है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। आगे देखिए,
राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 की बैठक के बारे में सत्य कथन है। साधारण बैठक जिला कलेक्टर के कार्यालय में आयोजित की जाएगी। तो भैया जिला कलेक्टर के कार्यालय में क्यों आयोजित की जाएगी, नगरपालिका के कार्यालय में आयोजित की जाएगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बैठक की अध्यक्षता अधिशासी अधिकारी करेगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अधिशासी अधिकारी नहीं करेगा भैया, कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। बैठक की गणपूर्ति के लिए संपूर्ण संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति होती है, तो ये भी आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ पर 1/3 होगा आपका, ठीक है। साधारण बैठक 60 दिन में एक बार होगी, तो अभी मैंने आपको बता दिया 60 दिन में एक बार आपकी साधारण बैठक होगी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो एक वर्ष में आपकी 6 हो जाएगी। और बैठक किसमें दी गई है, नियम 3 में। सूचना किसमें, नियम 4 में। नियम 5 में कार्यसूची है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। सत्य पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की कार्यवाहियों और अभिलेखों की अभिरक्षा कौन करता है। तो कार्यवाहियों और अभिलेखों की अभिरक्षा जो है ये आपकी नियम 21 में दी गई है। किसमें दी गई है दोस्तों, नियम 21 में दी गई है। 22 के 22 नियम आपको मैं अच्छे से याद करवा दूंगा दोस्तों। नियम 21 में आपकी अभिलेख की अभिरक्षा जो है वो नियम 21 में दी गई है। और इसकी रक्षा कौन करेगा, राज्य सरकार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मुख्य नगरपालिका अधिकारी। तो भैया कौन करेगा, सीएमओ करेगा। अभिरक्षा कौन करेगा, सीएमओ करेगा, यानी कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये नियम 21 आपको ध्यान रखना है, इसमें आपकी कार्यवाहियां और अभिलेखों की अभिरक्षा दी गई है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बैठकों की कार्यसूची, यानी कि यहां पर मिलान करना है। बैठकों की कार्यसूची, बैठक की गणापूर्ति, एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम बैठक और पीठासीन अधिकारी। तो बैठकों की कार्यसूची आपकी जो है ये दोस्तों किसके द्वारा तैयार की जाएगी, तो ये आपकी सीएमओ के द्वारा तैयार की जाएगी, ठीक है। बैठकों की कार्यसूची आपकी नियम 5 में दी गई है, मैंने आपको बता दिया था। तो यहां पर ये सीएमओ के द्वारा तैयार की जाएगी। बैठक की गणापूर्ति कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम बैठक कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और पीठासीन अधिकारी आपका कौन होगा दोस्तों, तो अध्यक्ष हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीठासीन अधिकारी आपका कौन होगा, अध्यक्ष होगा। और अध्यक्ष नहीं है तो फिर उपाध्यक्ष होगा। और उपाध्यक्ष नहीं है तो दोस्तों जो सदस्य वहां पर उपस्थित है वो उनमें से किसी को चुनकर वहां पर पीठासीन अधिकारी बना लेंगे उस बैठक के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका दोस्तों, ए में आपका 4 हो गया, बी में आपका 3rd हो गया। तो यहां पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत सुमेलित समयावधि है। तो समयावधि सुमेलित करनी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। यह सवाल आपका डेफिनेटली बनेगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना है, साधारण बैठक की सूचना कितने दिन पहले दी जाएगी, तो 6 दिन पहले आपकी साधारण बैठक की सूचना दी जाएगी, ठीक है। साधारण बैठक की सूचना 6 दिन पहले दी जाएगी। अर्जेंट बैठक की सूचना जो है वो आपकी कितने दिन पहले दी जाएगी, तो भैया ये 48 घंटों से कम नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम 48 घंटे पहले दी जाएगी। अर्जेंट बैठक की सूचना कम से कम 48 घंटे पहले दी जाएगी। अध्यक्ष द्वारा प्रश्न का लिखित उत्तर, तो दोस्तों प्रश्न आपके किसमें है, नियम 6 में। नियम 6 में आपका प्रश्न का बारे में दिया गया है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और प्रश्न का उत्तर जो है अध्यक्ष 15 दिन में लिखित रूप में देगा। और 15 दिन में अगर वो लिखित रूप में नहीं देता है तो भैया अगली जो बैठक होगी उसमें वो मौखिक रूप से उसका उत्तर देगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सी में आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। विफल विशेष बैठक सीएमओ द्वारा आहूत, तो दोस्तों अगर अध्यक्ष बैठक बुलाता है, विशेष बैठक अध्यक्ष जो है वो 7 दिन में बुलाता है, लेकिन वो बुलाने में असफल रहता है तो सीएमओ उसको 10 दिन में फिर दोबारा से बुलाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डी में आपका 2nd हो जाएगा। तो यहां पर मिलान करेंगे तो क्या आंसर निकल के आएगा आपका, ए में आपका 1st हो जाएगा, बी में आपका 3rd हो जाएगा। तो ए में आपका 1st है, बी में आपका 3rd है, ऑप्शन 3rd यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई। और बैठक किसमें दी गई है दोस्तों, बैठक आपकी नियम 3 में दी गई है। बैठक की सूचना नियम 4 में, 5 में कार्यसूची है, 6 में आपका प्रश्न है और 7, 8 अभी मैं आपको बताऊंगा। आगे देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत अत्यावश्यकता की स्थिति या लोक महत्व के मामले में कौन किसी भी समय आवश्यक बैठक बुलाने का अधिकार रखता है, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव या अधिशासी अधिकारी। तो यहां पर आपके 4 दिए गए हैं और यहां पर आपके 1 सेकंड, सिर्फ 1, सिर्फ 3rd और सिर्फ 2nd दिया गया है। तो भैया लोक महत्व का जो मामला होगा उसमें किसी भी समय आवश्यक बैठक अगर बुलानी हो तो कौन बुलाएगा, तो भाई साहब अध्यक्ष भाई साहब बुलाएंगे। 2nd यहां पर आपका करेक्ट होगा। तो केवल 2nd यहां पर आपका करेक्ट होगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। केवल 2nd यहां पर आपका करेक्ट होगा। अब अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 1974 को प्रतिस्थापित किया गया। तो इसे कब प्रतिस्थापित किया गया, तो ये मैंने आपको बता दिया 11/11/2009। ऑप्शन 2 यहां पर आपका करेक्ट होगा, 11/11/2009। और किसमें दिया गया है, निरसन आपका नियम 22 में दिया गया है, ठीक है। तो इस बार आपके नियम भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी का चुनाव किया जाता है। तो अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है अनुपस्थित है
तो पीठासीन अधिकारी का चुनाव कैसे किया जाएगा मैंने अभी आपको बताया। तो जो सदस्य वहां पर उपस्थित है उनके द्वारा ही कोई चुना गया सदस्य जो होगा वो वहां पर पीठासीन अधिकारी के रूप में चुना जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए इसका उल्लेख किसमें है, तो नियम 2 में इसका उल्लेख है। ठीक है, नियम 2 में इसका उल्लेख है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अधीन बैठक के स्थगन नियम 8 के बारे में सत्य कथन है। तो नियम 8 जो है दोस्तों और नियम 7 जो है, इन दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। नियम 7 जो है दोस्तों उसमें तो आपकी गणापूर्ति दी गई है। क्या दी गई है? गणापूर्ति दी गई है। और नियम 8 में दिया गया है अगर गणापूर्ति के अभाव में बैठक का स्थगन, गणापूर्ति के अभाव में क्या हो जाएगा? बैठक का स्थगन हो जाएगा। तो ये आपकी नियम 7-8 में हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या दिया गया है, अगर बैठक का स्थगन करना है नियम 8 के अंतर्गत तो कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। निश्चित समय के पश्चात 1 घंटे के भीतर गणापूर्ति न हो तो बैठक स्थगित हो जाएगी। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि सदस्य निश्चित समय से 1 घंटा और प्रतीक्षा करने के लिए सहमत नहीं हो तो बैठक स्थगित हो जाएगी। यानी कि वहां पर जो सदस्य आए हैं अगर 1 घंटे में आपने बैठक शुरू कर दी तो बहुत अच्छी बात है। अब मान लो आपने एक घंटे पश्चात बैठक शुरू नहीं हुई तो भाई सदस्यों से सहमति ली जाएगी, भैया 1 घंटे आप और वेट कर सकते हो। अगर वह 1 घंटा और प्रतीक्षा करने के लिए रेडी हो जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होते हैं तो बैठक स्थगित हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों सही है यहाँ पर। आगे देखिए, उपस्थित सदस्यों की सहमति से स्थगित बैठक की अगली तारीख और समय पीठासीन अधिकारी घोषित करेगा। और अगर सदस्य सहमत है भाई अगली डेट दे दी जाए तो भैया अगली डेट जो है वो पीठासीन अधिकारी घोषित कर देगा। तो यहां पर सभी कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, नियम 7 में आपकी गणापूर्ति दी गई है। नियम 8 जो है दोस्तों गणापूर्ति के अभाव में स्थगन दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको याद होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। नियम 1 में क्या है, तो नियम 1 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ है। 2 में आपकी परिभाषा है, 3 में बैठक है, 4 में सूचना है, 5 में कार्यसूची है, 6 में आपका प्रश्न है, 7 में क्या है? गणापूर्ति है। और गणापूर्ति के अभाव में दोस्तों जो स्थगन है वो आपका 8 में दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन रूल 2009 के नियम 9 में अंतर्गत कोई भी बैठक में विचारार्थ रखे गए समस्त संकल्प और मामले के विनिश्चय में मतों के समान रहने पर अध्यक्ष मामले को रद्द करने को कहेगा। अध्यक्ष अपना मत वोट दे सकता है, पुनः वोटिंग होगी, बैठक निरस्त मानी जाएगी। तो दोस्तों नियम 9 जो है इसमें क्या दिया गया है? नियम 9 में दिया गया है नो विनिश्चय। यानी कि यहां पर आपको कैसे ध्यान रखोगे आप इसे? नो डिसीजन। इसको ध्यान रखना है आपको। 9 में क्या दिया गया है? 9 में डिसीजन दिया गया है। क्या दिया गया है? 9 में आपका डिसीजन दिया गया है। इसको इसी तरीके से ध्यान रखना है। 9 में क्या दिया गया है? डिसीजन दिया गया है। डिसीजन को क्या कहेंगे? विनिश्चय कहेंगे। तो विनिश्चय जो है ये आपका किसमें दिया गया है? तो ये नियम 9 में दिया गया है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नो डिसीजन, नो डिसीजन, नो डिसीजन। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, मान लो क्या हुआ दोस्तों, बैठक जो है उसमें आपके जो है मत समान हो गए, यानी मत जो है वो आपके समान हो गए, तो किसी न किसी को मत देना पड़ेगा। तो यहां पर अध्यक्ष जो है दोस्तों वो जो मत है उसका प्रयोग कर सकता है। यानी अध्यक्ष जो है वो निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। निर्णायक मत का प्रयोग कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। कब करेगा? जब मत समान हो जाए। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन 2 यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष अपना मत दे सकता है, निर्णायक मत दे सकता है जब मतों की संख्या समान हो जाए, यानी समान हो जाए मत, तब वो अपना निर्णायक मत दे सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 11 के अंतर्गत प्रत्येक बैठक के कार्यवर्त को इंग्लिश में मिनट्स बोला जाता है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कार्यवर्त को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? मिनट्स बोला जाएगा। के संबंध में सत्य कथन है, तो मिनट्स के संबंध में सत्य कथन पूछा गया है। और मिनट्स का उल्लेख यानी कार्यवर्त का उल्लेख किसमें है? आपका नियम 11 में है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के मार्गदर्शन में 1 सप्ताह के भीतर अभिलिखित किया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन 3 दिन के भीतर सारवान तथ्यों सहित अभिलेखित रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, जो सीएमओ होगा वो क्या करेगा? नियम 11 के तहत जो कार्यवर्त है दोस्तों उसकी देखरेख में 3 दिन में अभिलेखित किए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सीएमओ की देखरेख में 3 दिन में देवनागरी आपकी हिंदी भाषा में वो आपके लिखित किए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो नियम 11 में आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? कार्यवर्त मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी लाइन से आपको याद करवा दूंगा। राजस्थान नगरपालिका रूल 2009 के नियम 3 के अंतर्गत यदि अध्यक्ष विनिर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक आहूत करने में विफल रहता है तो क्या होगा? तो नियम 3 में मैंने आपको क्या बताया था? बैठक थी। नियम 3 में क्या बताया? बैठक थी।
और जो आपका अध्यक्ष है अगर वो बैठक बुलाने में, विशेष बैठक आहूत करने में विफल रहता है तो फिर मैंने आपको क्या बताया था, सीएमओ क्या करेगा, अगले 10 दिन में बैठक आयोजित करवाएगा। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी 10 दिन के भीतर बैठक आहूत करेगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपाध्यक्ष नहीं होगा यहाँ पर, बैठक अनिश्चित काल के लिए निरस्त हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, 10 दिन के भीतर सीएमओ बुलाएगा। अब अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 12 के अधीन किसी सदस्य द्वारा बोलने पर कतिपय निर्बंधन के बारे में असत्य कथन है। तो दोस्तों नियम 12 में क्या दिया गया है, आपका बोलने के बारे में जो आपके निर्बंधन है वो दिए गए हैं। नियम 12 में क्या दिया गया है, बोलने के बारे में निर्बंधन दिए गए हैं। इसको कैसे याद रखोगे, देखो 12 को कैसे लिखते हो आप, 12, तो ऐसे याद रखना है, नियम 12 में बोलना, नियम 12 में बोलना, तो बोलने पर कतिपय निर्बंधन जो है वो नियम 12 में है। अब यहाँ पर देखिए, पहला देखिए आप, कोई भी सदस्य न्यायालय में लंबित मामलों पर टिप्पणी नहीं करेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। सदस्य किसी पर भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाएगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। कोई भी सदस्य किसी प्रस्ताव पर एक से अधिक बार बोल सकता है, तो भैया ये बात गलत है। बोलने पर कतिपय निर्बंधन, कोई भी सदस्य जो है वो एक बार ही बोल सकता है, बार बार नहीं बोल सकता है। केवल वही इंसान बार बार बोल सकता है, केवल वही सदस्य बार बार बोलेगा जो प्रस्ताव पारित करेगा, यानी जो प्रस्ताव लेके आया है, जो उसके बारे में बातचीत कर रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कोई अदर सदस्य होगा तो उस प्रस्ताव पर केवल एक बार ही बोलेगा, एक से अधिक बार नहीं बोलेगा, तो ये कथन आपका गलत हो गया। सदस्य द्वारा संसद, विधानमंडल, दूसरी नगर पालिकाओं के बारे में गलत टिप्पणी नहीं की जा सकती, तो ये बात भी सही है आपकी। ठीक है, तो नियम 11 में क्या हो गया आपका, मिनट्स हो गया। नियम 12 में क्या हो गया आपका, नियम 12 में बोलने पर कतिपय निर्बंधन हो गया। और अभी आपका नियम 13 आएगा, उसमें आएगा आपका भाषणों की अवधि। भाषणों की अवधि कौन तय करेगा, तो भाषणों की अवधि जो है दोस्तों ये आपका कौन तय करेगा, अध्यक्ष तय करेगा अपने विवेकानुसार। और नियम 14 आएगा अभी आपका, उसमें आएगा आपका हित वाला, वो हित धारण नहीं करेगा, तो हित वाला जो है वो आपका नियम 14 में आ जाएगा। और नियम 15 में आपका क्या आएगा दोस्तों, नियम 15 में आपका दोस्तों दिन का क्रम आ जाएगा, दिन का क्रम नियम 15 में आ जाएगा। और नियम 16 में आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, नियम 16 में जो है वो आपका अगर अदर कोई लोकहित में कोई प्रस्ताव है तो वो किस तरीके से पारित किया जाएगा, वो नियम 16 में आएगा, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। अब आगे देखिए, कितने सदस्यों की सहमति से किसी ऐसे प्रस्ताव को बैठक में लिया जा सकता है जो न तो कार्यसूची में वर्णित हो और न ही निर्दिष्ट हो। तो दोस्तों इसी के बारे में मैं बात कर रहा था, ये आपका हो जाएगा नियम 16। कौन सा हो जाएगा, नियम 16 हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया है, कोई ऐसा प्रस्ताव हो लोकहित से संबंधित जो आपकी कार्यसूची में वर्णित नहीं है। कार्यसूची कौन तैयार करता है, सीएमओ तैयार करता है। तो मान लो कार्यसूची में आपका कोई कार्य जो है वो वर्णित नहीं है, तो अगर उसको निर्दिष्ट करना हो, उसके बारे में बातचीत करनी हो बैठक के अंदर, तो कितने सदस्यों की अनुमति चाहिए, 3/4 या फिर आपके 2/3, 1/2 या फिर 1/5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/4 अनुमति चाहिए अगर कार्यसूची में वर्णित नहीं है और वहां पर आपको बातचीत करनी है, तो भैया 3/4 होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, लोकहित के विषय पर 3/4 सदस्यों की यहाँ पर सहमति होनी चाहिए, नियम 16 में। आगे बात समझ में। अब आगे देखिए, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 में नगर पालिका की बैठकों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस नियम के अंतर्गत आते हैं। तो निलंबन संबंधी प्रावधान जो है ये आपके दोस्तों नियम 14 में मैंने आपको क्या बताया, नियम 14 में मैंने आपको बताया दोस्तों, नियम 12 में मैंने आपको बताया बोलने पर कतिपय निर्बंधन। ठीक है, नियम 13 में मैंने आपको बताया भाषणों की अवधि, तो भाषण जो है उनकी अवधि जो है वो नियम 13 में हो जाएगी। नियम 14 में वो हित नहीं रखेगा, तो वो हित नहीं रखेगा, तो ये तो गलत हो गया, इसमें निलंबन के बारे में बात नहीं है। नियम 15 में दिन का क्रम आ जाएगा, तो क्रम जो है वो आपका नियम 15 में आ जाएगा। नियम 18 में आपकी व्यवस्था आ जाएगी, नियम 18 में व्यवस्था बनाए रखना जो है वो नियम 18 में आ जाएगा। तो नियम 17 जो है ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका निलंबन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्य संचालन नियम की बात कर रहे हैं हम। अब आगे देखिए, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 19 के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो यहाँ पर सत्य कथन कौन सा होगा आपका, इस नियम के अंतर्गत बैठक में विशेषज्ञों को बुलाने की शक्तियों का प्रावधान है। तो ये बात बिल्कुल सही है। नियम 19 में दोस्तों आपके क्या दिया गया है, कुछ विशेषज्ञों को बुलाने का प्रावधान जो है वो आपका नियम 19 में है, यानी कुछ विशेषज्ञ जो होंगे उनको बुलाने का प्रावधान आपका किस में हो जाएगा, नियम 19 में हो जाएगा। पीठासीन अधिकारी विशेषज्ञों को बैठक में बुला सकता है। विशेषज्ञों के अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ, स्थानीय अधिकारी आदि सम्मिलित है। तो ये तीनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर तकनीकी विशेषज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और स्थानीय अधिकारी आदि सम्मिलित होंगे। तो नियम 19 में आपके विशेषज्ञ दिए गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के संबंध में निम्न में से कौन सी धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया। तो कौन सी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया धारा के द्वारा, तो मैंने आपको बताया था 51, 52 और भैया 337।
अब हटा दीजिए, 51 का किया गया है, 52 का किया गया है, 337 का किया गया है, यहाँ पर 53 का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के तहत नगर पालिका की बैठक में निम्न में से कौन पीठासीन अधिकारी हो सकता है? तो कौन आपका पीठासीन अधिकारी हो सकता है? तो अध्यक्ष आपका पीठासीन अधिकारी हो सकता है, उपाध्यक्ष भी हो सकता है जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो ये बात भी सही है। दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चयनित सदस्य भी हो सकता है, तो यहाँ पर तीनों कथन आपके सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 14 के अंतर्गत क्या दिया गया है? तो अभी मैंने आपको बता दिया, नियम 14 में मैंने कितनी बार आपको बता दिया, हित हित हित, यानी बैठक में विचाराधीन विषय पर दनीय हित रखने पर सदस्य पर प्रक्रिया, तो ये आपकी नियम 3 में हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए मत के लिए प्रस्ताव का ढंग किसमें दिया गया है, तो मत के लिए प्रस्ताव का ढंग नियम 10 में दिया गया है। नियम 10 में मत के लिए प्रस्ताव का ढंग दिया गया है। व्यवस्था बनाए रखना 18 में दिया गया है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बैठक को आहूत करना, यह आपका नियम 20 में दिया गया है। 21 में दोस्तों मैंने आपको बता दिया अभिलेख वाला दिया गया है। 22 में आपका निरसन दिया गया है। तो सारे नियम आपके कवर हो चुके हैं 22 के 22। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के किस नियम के अंतर्गत भाषण की अवधि का उल्लेख है? तो मैंने कितनी बार बताया आपको, 12 में बोलने पर निर्बंधन, 13 में भाषण की अवधि, 14 में हित नहीं रख सकता वो, और 15 में आपका क्या हो जाएगा, दिन का क्रम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषण की अवधि किस में हो जाएगी दोस्तों, आपकी नियम 13 में हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और पीठासीन अधिकारी अपने विवेक अनुसार सदस्यों की भाषण की अवधि निर्धारित करता है, यानी अपने विवेक के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार वो भाषणों की अवधि निर्धारित करेगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत बैठक का कार्यव्रत हस्ताक्षरित होगा। तो 11 में आपका नियम 11 में दोस्तों मिनट्स दिया गया था, तो ये किसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा, साइन किसके होंगे, अध्यक्ष के, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के, बैठक में उपस्थित सदस्यों के, या पीठासीन अधिकारी के? तो यहाँ पर साइन किसके होंगे दोस्तों, तो भैया एक तो आपका सीएमओ साइन करेगा, ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर पीठासीन अधिकारी साइन करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका सेकंड और फोर्थ करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऐड भी कर दिया है, बैठक का कार्यवर्त पीठासीन अधिकारी तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा। अब अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत बैठक की सूचना के लिए असत्य कथन है। तो सूचना के लिए असत्य कथन, सूचना किसमें थी दोस्तों, तो नियम 4 में आपकी सूचना थी। ठीक है, बैठक किसमें थी, नियम 3 में थी। नियम 5 में कार्यसूची थी। नियम 6 में आपका प्रश्न था। नियम 7 जो है वो भी हम, नियम 7 मैंने आपको बताया गणापूर्ति वाला। नियम 8 में दोस्तों गणापूर्ति के अभाव में क्या था, गणापूर्ति के अभाव में स्थगन था। और 9 में आपका क्या था, डिसीजन था, नो डिसीजन यानी विनिश्चय। और 10 में क्या हो जाएगा, प्रस्ताव रखने का ढंग, वो 10 में था आपका। और नियम 11 क्या हो जाएगा दोस्तों, नियम 11 अभी मैंने आपको बता दिया, नियम 11 में आपका मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो बैठक की तारीख से कम 7 स्पष्ट दिन पहले बैठक की सूचना देकर साधारण बैठक आयोजित की जाएगी। तो भैया 7 दिन पहले नहीं, 6 दिन पहले सूचना दी जाएगी। साधारण बैठक की सूचना आपकी 6 दिन पहले दी जाएगी। तो ये कथन आपका गलत हो गया। कितने दिन पहले दी जाएगी, 6 दिन पहले दी जाएगी। और अर्जेंट बैठक होगी तो उसकी सूचना आपकी कम से कम 48 घंटे पहले दी जाएगी। यानी अत्यावश्यक पर अध्यक्ष अल्पावधि की सूचना देकर भी, किंतु सूचना की अवधि किसी भी अवस्था में 48 घंटे से ज्यादा नहीं होगी। तो ज्यादा नहीं भैया, कम से कम 48 घंटे। तो ये कथन भी आपका गलत हो गया। सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर बोला गया है 48 घंटे से ज्यादा नहीं होगी, तो भैया कम से कम 48 घंटे नहीं होगी। तो ये कथन भी आपका गलत हो गया, कम से कम 48 घंटे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो दोनों कथन आपके गलत हो गए, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर असत्य पूछा गया है। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है। आगे देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 5 के अंतर्गत बैठक की कार्यसूची से संबंधित सत्य कथन है। तो कार्यसूची आपकी किसमें, नियम 5 में दी गई है। सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संकल्प को अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची में शामिल किया जाएगा। तो अध्यक्ष की अनुसूची से कार्यसूची में शामिल किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बैठक की कार्यसूची मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा तैयार की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखनी, ये भी सही है आपका। तो बैठक की कार्यसूची जो है दोस्तों वो किसके द्वारा तैयार की जाएगी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा तैयार की जाएगी। ठीक है, तीसरा कथन देखिए, उसमें ऐसे विषय सम्मिलित होंगे जो उसकी राय में नगरपालिका द्वारा विचारणीय हो। उसमें ऐसे अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट अन्य विषय भी सम्मिलित होंगे। तो ये बात भी आपकी सही है। बैठक की कार्यसूची अध्यक्ष द्वारा तैयार की जाती है, ये गलत हो जाएगा। कार्यसूची सीएमओ तैयार करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 6 के अंतर्गत प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में कोई प्रश्न पूछ सकता है। तो नियम 6 में प्रश्न आ गया आपका,
जिसका उत्तर अध्यक्ष द्वारा प्रश्न प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन में लिखित उत्तर दिया जाएगा। तो 10 दिन में नहीं भैया, 15 दिन में लिखित उत्तर दिया जाएगा। और 15 दिन में अगर वो लिखित उत्तर नहीं देता है तो अगली जो बैठक होगी उसमें मौखिक रूप से उसको उत्तर देना पड़ेगा। तो यदि अध्यक्ष लिखित उत्तर देने में विफल रहता है तो आगामी बैठक में मौखिक रूप से उत्तर देगा। तो यह बात भी आपकी सही है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड आपका सही है, सेकंड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर एक नियम आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने अच्छे से आपको सारी चीजें बता दी है, नियम 1 से लेकर नियम 22 तक जो मैंने आपको चीजें बताई है, इससे आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा अगर आप याद कर लेते हैं तो। ठीक है, अब एक और छोटा सा नियम है आपका, इसमें आपके 6 नियम है दोस्तों। कितने नियम है इसमें? आपके 6 नियम आते हैं। ठीक है, उसमें 22 पे इसमें 6 नियम आएंगे आपके। समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य में आपके कितने नियम दिए गए हैं? 6 नियम दिए गए हैं। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 किन धाराओं के तहत स्थापित किए गए? तो भैया ये किसके तहत स्थापित किए गए? तो 51, 52, 337 जो है दोस्तों, ये तो आपका कार्य संचालन नियम हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम पढ़ के आए हैं, तो ये तो नहीं होगा आंसर। 55, 61, 337, 41, 42, 352, 36, 63, 347। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 55, 61, 337। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो है ये आपके धारा 55, 61 और 337 में दिए गए हैं, यानी इससे संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। 55 में आपकी दोस्तों समितियां दी गई है, अन्य समितियां। 61 में दोस्तों आपका यही दिया गया है, शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो है वो प्रत्यायुत किए जा सकते हैं। और 337 में आपको बता चुका हूं, राज्य सरकार की नियम बनाने की जो शक्ति होगी या आदेश पारित करने की जो शक्ति होगी वो 337 में है। ठीक है, तो यहाँ पर 55, 61, 337 हो जाएगा। यहाँ पर आपके टोटल 6 नियम है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नियम 1 और 2 में तो आपका वही हो जाएगा। यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा? संक्षिप्त नाम और प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर आपकी दोस्तों परिभाषा हो जाएगी। नियम 3 में दोस्तों यहाँ पर आपकी समितियां दी गई है। ठीक है, नियम 4 में यहाँ पर आपका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य दिए गए हैं। और नियम 5 आपका खत्म कर दिया गया है, ये निरसित हो चुका है। ठीक है, ये खत्म हो चुका है। और ये कब खत्म हुआ था? तो ये आपका 28 जनवरी 2011 को खत्म किया गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और नियम 6 जो है दोस्तों वो आपका निरसन और व्यावर्तियों से संबंधित है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर 6 नियम है, फटाफट इनके सवाल देख लेते हैं। राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 ने कौन से नियम को प्रतिस्थापित किया? तो इन्होंने कौन से नियम को प्रतिस्थापित किया है? राजस्थान नगर पालिका समितियों का गठन नियम 1974, राजस्थान नगर पालिका नियम 1976, राजस्थान नगर पालिका समितियों का गठन नियम 1989, राजस्थान नगर पालिका समितियों का गठन नियम 1996। अब दोस्तों कार्य संचालन हमने पढ़ा था तो वहां पर तो 1974 को निरसित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर किसको निरसित किया गया? 1996 वाले को। तो राजस्थान नगर पालिका समितियों का गठन नियम 1996। और ये कौन से नियम में हो जाएगा? आपका नियम 6 में हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। निरसन और व्यावर्ती आपकी एंड में आती है, यानी नियम 6 में हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के अंतर्गत कुल कितने नियम हैं? तो टोटल नियम कितने हैं आपके? 6 नियम है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 कब लागू हुए? तो कब लागू हुए भैया? जैसे वो आपका लागू हुआ था 11/11/2009 को। ये कब लागू हुआ? 11 नवंबर 2009, 23 नवंबर 2009, 23 दिसंबर 2009, 27 दिसंबर 2009। तो ये आपका 23/12/2009 को लागू हुआ है। ठीक है, जबकि कार्य संचालन आपका 11/11/2009 को लागू हुआ था। इन डेट्स को आप मिक्स मत कर देना दोस्तों, क्योंकि डेट सेम आपकी वहां पर ऑप्शन में मिलेगी आपको, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? 23 दिसंबर 2009, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका किसमें दिया गया है? नियम 1 में। ठीक है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। अब आगे देखिए, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के अंतर्गत जो समितियां हैं, तो समितियों की शक्तियों से संबंधित धाराओं का सही मिलान यहाँ पर करना है। तो ये सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में छपेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। अपराध, प्रशमन और समझौते की शक्तियां जो है वो आपकी कौन कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी 299 और 306 हो जाएगी, यानी इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। स्वच्छ प्रयोजनार्थ कार्य किसमें आ जाएंगे आपके दोस्तों? ये इसमें आ जाएंगे आपके 292, 293, 294 में। भवन निर्माण और अन्य संकर्म के लिए अनुज्ञा भी आपकी किसमें आ जाएगी? 292, 293, 294 में। करों की वसूली जो है ये किसमें दी गई है? तो दोस्तों करों की जो वसूली है ये आपकी किसमें दी गई है? तो अगर आपसे पूछा जाए जो नियम करों की वसूली जो है ये आपकी किसमें दी गई है? तो करों की वसूली जो है दोस्तों ये आपकी 100, 101 और 104 में दी गई है। इनमें आपका 4 हो जाएगा। और नियम और उपविधि समिति की शक्तियां आपकी 303, 339 और 341 में हो जाएगी। ठीक है, यानी वित्त समिति से संबंधित आपकी ये हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के अंतर्गत भवन अनुज्ञा और संकर्म शक्तियां निर्वहन करेगी। तो भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति जो है दोस्तों उसकी शक्तियां निर्वहन करेगी, वो यहाँ पर पूछा गया है।
तो स्वास्थ्य, स्वच्छता और न्यूसेंस हटाने और उनके अभियोजन से संबंधित सभी मामले, तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए तो आपकी स्वास्थ्य समिति हो जाएगी। भवन निर्माण के लिए अनुज्ञा देने के प्रयोजनार्थ 271, 272, 273 शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। अधिनियम की धारा 75, 152, 153 के अधीन शक्तियां और कर्तव्य और कृत्य, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यह आपकी भवन अनुज्ञा और संकर्म शक्तियों से संबंधित है। 55, 152, 153। आगे देखिए, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के नियम 4 के अधीन कार्यपालक समितियों की शक्तियों के कर्तव्य और कृत्य है। तो कार्यपालक समिति जो है दोस्तों, ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित मामले, अधिनियम की धारा 118, 198, 199 के अधीन शक्तियां, अधिनियम की 274, 285, 334 के अधीन शक्तियां, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर मिलान करना है दोस्तों। करारोपण और उनकी अपील से संबंधित मामले, कच्ची बस्ती के पुनर्वास व विकास के मामले, बोर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी मामले, न्यायालय संबंधी मामले और वाद, और स्वास्थ्य, स्वच्छता और न्यूसेंस हटाने से संबंधित समिति, तो इसका तो संबंध किससे हो जाएगा, आपका थर्ड से हो जाएगा। न्यायालय संबंधी मामले जो है वो किसमें आ जाएंगे आपके दोस्तों, नियम उपविधि वित्त समिति में आ जाएंगे। बोर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी मामले किसमें आ जाएंगे आपके, तो बोर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी मामले आपके किसमें आ जाएंगे दोस्तों, कार्यपालक समिति में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे आपके, कार्यपालक समिति में आ जाएंगे। कच्ची बस्ती सुधार समिति में कच्ची बस्ती आ जाएगी। वित्त समिति में आपके दोस्तों वित्त संबंधी मामले आ जाएंगे, जैसे कि करारोपण संबंधी मामले आपके किसमें आ जाएंगे, वित्त समिति में आ जाएंगे। और आपके दोस्तों यहाँ पर दी गई कच्ची बस्ती पुनर्वास, तो वो आपके किसमें आ जाएगा, कच्ची बस्ती सुधार समिति में आ जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, कार्यपालक समिति के अतिरिक्त शेष समितियों में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो कार्यपालक समिति के अलावा आपकी जो शेष समितियां हैं, इनमें अधिकतम कितने सदस्य होंगे, 5, 10, 15, 20, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके 10 हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की किस धारा के तहत समितियों का गठन किया जाता है। तो समितियों का गठन जो है वो धारा 55 के तहत किया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 51 में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर बैठक दी गई है। 52 में दोस्तों आपकी क्या दी गई है, 52 में आपका दिया गया है, 51 में आपकी बैठक हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। 52 में आपके सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार दिए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 55 में आपका क्या दिया गया है, समितियों का गठन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा। इसको 2 कर लेना, इसको थर्ड कर लेना, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका की समितियां गठित की जाएगी। तो नगर पालिका की जो समितियां है वो कैसे गठित की जाएगी, विशेष बैठक में या फिर साधारण बैठक में, अत्यावश्यक बैठक बुलाकर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नगर पालिका की जब सामान्य साधारण बैठक होती है दोस्तों, तो उसके अंतर्गत ही आपकी नगर पालिका की समितियां गठित की जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के नियम 4 के अंतर्गत कौन सी समिति आती है। तो नियम 4 के अंतर्गत आपकी कौन सी समिति आती है, ये आपसे पूछा गया है। स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति आती है, भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति आती है, और इनसे संबंधित धारा है आपकी 292, 293 और 294 आपको ध्यान रखनी है। कच्ची बस्ती सुधार समिति आ जाएगी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के अंतर्गत नियम 4 के अधीन वित्त समिति से संबंधित सत्य कथन है। तो वित्त समिति से संबंधित सत्य कथन यहाँ पर पूछा है। करारोपण और उनकी अपील से संबंधित मामले, करों की वसूली से संबंधित कृत्य, नगर पालिका में प्रस्तुत बजट और इसमें परिवर्तन, तो सभी सत्य है। देखो नाम से पता लग रहा है वित्त समिति। वित्त समिति का मतलब क्या हो जाएगा आपका, वित्त समिति यानी कर से संबंधित मामले जो होंगे वो आपकी वित्त समिति हैंडल करेगी। तो करारोपण से संबंधित, करों की वसूली, बजट से संबंधित, तो ये आपके वित्त समिति से संबंधित हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के अंतर्गत अन्य समितियों से संबंधित सत्य कथन बताइए। तो नगर पालिका बोर्ड में 4 अन्य समितियां गठित की जा सकती है, नगर परिषद में 6 गठित की जा सकती है, नगर निगम में 8 गठित की जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, सभी सत्य है। नगर पालिका बोर्ड में 4, नगर परिषद में 6, नगर निगम में आपकी 8 हो जाएगी, तो 4, 6, 8। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के किस नियम को डिलीट किया गया। तो नियम 5 को डिलीट किया गया था दोस्तों, मैंने आपको बताया नियम 5 को डिलीट किया गया। कब डिलीट किया गया, तो भैया 28 जनवरी 2011 को डिलीट किया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये सवाल आपका पूछा जा सकता है। राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 नियम 5 को कब डिलीट किया गया, तो ये आपका 28 जनवरी 2011 को डिलीट किया गया। राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 की अधिसूचना कब जारी की गई। तो इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी, 11 नवंबर 2009,
23 नवंबर 1974, 27 नवंबर 1974 या 16 दिसंबर 1974। तो दोस्तों इसकी अधिसूचना आपकी 27 नवंबर 1974 को जारी की गई। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अधिसूचना कब जारी हुई? 27 नवंबर 1974 को जारी हुई। लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? तो प्रकाशन इसका 16 फरवरी 1975 को हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और प्रकाशन के लगभग एक माह बाद यानी कि 16 मार्च 1975 को ये प्रवर्त या लागू हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 27 नवंबर 1974 को तो अधिसूचना जारी हुई, 16 फरवरी 1975 को प्रकाशन हुआ और 16 मार्च 1975 को यानी प्रकाशन के एक माह बाद 16 मार्च 1975 को ये लागू हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, आप एकदम आराम से पढ़ सकते हैं। अब अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के अंतर्गत कुल कितने नियम हैं? तो आपका जो नियम हम पढ़ रहे हैं सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974, इसमें टोटल नियम कितने हैं? 6 नियम, 17 नियम, 22 नियम या फिर आपके 25 नियम? तो दोस्तों यहाँ पर आपके नियम कितने हो जाएंगे? 17 नियम हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 17 नियम आपके हो जाएंगे। और इन 17 नियम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एकदम डिटेल से आपको मैं कवर करवा दूंगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के अंतर्गत राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की किन धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों हमने जितने भी नियम पढ़े हैं वहाँ पर हमने 3 धाराएं पढ़ी है, 55, 61, 337, 51, 52, 337, 75, 295, 297, 80, 297 या 298। तो आपकी सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 है, इससे संबंधित कौन सी धाराएं हो जाएगी आपकी? तो ये हो जाएगी आपकी 80, एक हो जाएगी आपकी 297 और एक हो जाएगी आपकी 298। ये तीनों धाराएं आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के अनुसार क्रय अधिकारी से क्या तात्पर्य है? तो जो आपका क्रय अधिकारी होता है दोस्तों, इससे क्या तात्पर्य है, ये यहाँ पर पूछा गया आपसे। तो राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के अनुसार क्रय अधिकारी से क्या तात्पर्य है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप, यहाँ पर आप ऐड करना क्रय अधिकारी और मांगकर्ता अधिकारी से क्या तात्पर्य है। क्रय अधिकारी और मांगकर्ता अधिकारी से क्या तात्पर्य है? तो इससे क्या तात्पर्य हो जाएगा आपका? कार्यपालक अधिकारी से हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रय अधिकारी और यहाँ पर ओब्लिक करके आप लगा देना मांगकर्ता अधिकारी। तो क्रय अधिकारी और मांगकर्ता अधिकारी जो है दोस्तों, इसका तात्पर्य हो जाएगा कार्यपालक अधिकारी से, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के अंतर्गत कार्यपालक अधिकारी से तात्पर्य है। तो जो आपका कार्यपालक अधिकारी होता है दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा, हमने यहाँ पर क्या देखा दोस्तों, जो आपका क्रय अधिकारी होता है या मांगकर्ता अधिकारी होता है, उसका अर्थ तो होता है कार्यपालक अधिकारी से, लेकिन जो कार्यपालक अधिकारी है उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद का आयुक्त, नगर निगम का महापौर या उपरोक्त सभी। तो कार्यपालक अधिकारी से तात्पर्य हो जाएगा आपका नगर परिषद का आयुक्त। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, नियम 3 के अनुसार किसी भी कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय, तो किसी भी कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती है। तो दोस्तों कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी? 500, 1000, 2000 या फिर आपका 5000? तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब भी नियम 3 के अनुसार अगर कार्य संपादन की बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि जो है वो 2000 से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और सामग्री के क्रय या सामग्री की आपूर्ति की बात की जाए, यानी आपूर्ति की सप्लाई की बात की जाए, तो सप्लाई की जब भी बात की जाएगी तो वहाँ पर 1000 रुपये होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के अनुसार 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की सामग्री के क्रय के लिए समय सीमा है। तो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की जो सामग्री है उसके लिए समय सीमा आपकी क्या हो जाएगी? 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन या फिर 30 दिन? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपसे बात की जाए 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की, तो दोस्तों 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की बात की जाए तो समय सीमा आपकी कितनी हो जाएगी? 10 दिन हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार समझ लीजिए आप। ये देखिए 1 लाख तक की बात की जाए तो 7 दिन होगी, और 1 लाख से 10 लाख तक की बात की जाए तो 10 दिन होगी।
और अगर आपकी 10 लाख से 1 करोड़ तक की बात की जाए तो 15 दिन होगी, और 1 करोड़ से अधिक की बात की जाए तो 30 दिन होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट जो मैंने आपके ऐड किए हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ से सवाल जरूर बन के आएगा। 1 लाख तक की सामग्री के क्रय हेतु समय सीमा 7 दिन होगी, 1 लाख से 10 लाख के लिए 10 दिन होगी, 10 लाख से 1 करोड़ के लिए 15 दिन होगी, और 1 करोड़ से अधिक की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, 30 दिन हो जाएगी। और यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए समिति द्वारा समय सीमा में कटौती की जा सकती है या नहीं, तो की जा सकती है, परंतु 24 घंटे से अधिक की कटौती नहीं हो सकती है, यानी 24 आवर से अधिक की कटौती नहीं की जा सकती। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल हम देखते हैं, खुली निविदा प्रणाली अर्थात सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रण हेतु कितना मूल्य निर्धारित है। तो खुली निविदा प्रणाली के लिए आपका दोस्तों कितना मूल्य निर्धारित है, 10,000 से कम, या फिर आपका ऑप्शन बी देखिए 5,000 से अधिक, 7,000 से कम, या फिर आपका 1,000 से अधिक। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है दोस्तों, खुली निविदा की बात की जा रही है। तो खुली निविदा में कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी 5,000 से आपकी अधिक हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 प्रकार की निविदा है, आपको ध्यान रखना है। एक तो खुली निविदा मैंने आपको बताई जिसमें 5,000 से आपकी अधिक हो जाएगी। एक आपकी होती है सीमित निविदा, इसमें 10,000 से कम हो जाएगी। और एक होती है आपकी एकल निविदा, नाम से पता लग रहा है 1,000 से अधिक हो जाएगी। तो एकल में तो 1,000 से अधिक हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे बात की जाए खुली निविदा की तो 5,000 से अधिक हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सीमित निविदा की बात की जाए तो ये 10,000 से कम हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, सीमित निविदा और एकल निविदा के संबंध में फर्मों की सूची कौन तैयार करता है। तो सीमित निविदा हो या फिर आपकी एकल निविदा हो, इसके संबंध में फर्मों की कार्यसूची कौन तैयार करेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका अध्यक्ष, क्रय अधिकारी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी आपकी सीमित निविदा या एकल निविदा की बात की जाए, यानी कि आपके नियम 1974 की बात की जाए, तो यहाँ पर ज़्यादातर आपका आंसर जो रहेगा वो क्रय अधिकारी ही रहेगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, नियम 7 के अनुसार भ्रष्ट आचरण और अनाचार का प्रयोग करते पाई गई फर्मों को काली सूची में डालने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों नियम 7 में आपकी काली सूची के बारे में दिया गया है, यानी ब्लैक लिस्टेड के बारे में आपका नियम 7 में दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो काली सूची में डालने का काम कौन करेगा, नगरपालिका का अध्यक्ष, क्रय अधिकारी, राज्य सरकार, या फिर आपकी क्रय समिति। तो ये कौन करेगा दोस्तों, ये आपका दोस्तों राज्य सरकार करेगी। कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा आपका ब्लैक लिस्टेड करने का काम किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और नियम 7 में क्या दिया गया है, भ्रष्ट आचरण और अनाचार का प्रयोग। तो नियम 7 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, नगर निकायों को माल के प्रदाय में भ्रष्ट आचरण और अनाचार का प्रयोग करते हुए पाए जाने पर फर्मों को काली सूची में डालने का प्रावधान है। इसमें अनाचार से क्या तात्पर्य है। तो जो अनाचार है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। फर्म द्वारा भ्रष्टाचार, निम्न स्तर के माल की सप्लाई, समय पर माल की आपूर्ति न हो, कर्मचारियों द्वारा अनाचार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, निम्न स्तर के माल की सप्लाई। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, नियम 7 के अधीन भुगतान राशि के चेक पर किसके हस्ताक्षर होंगे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नियम 7 में मैंने आपको बताया ब्लैक लिस्टेड दिया गया है, और यहाँ पर लिखा गया है जो भुगतान राशि का जो चेक होगा उस पर किसके हस्ताक्षर होंगे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के, अध्यक्ष के, राज्य सरकार के, कार्यपालक अधिकारी के। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कोई काम नहीं है, अध्यक्ष का कोई काम नहीं है, यहाँ पर काम किसका हो जाएगा, कार्यपालक अधिकारी का हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगरपालिका सामग्री की खरीद और अनुबंध नियम 1974 के नियम 12 के अंतर्गत क्या दिया गया है। तो दोस्तों नियम 11 में तो आपका क्या दिया गया है, न्यूज़पेपर के बारे में दिया गया है। नियम 11 में न्यूज़पेपर के बारे में दिया गया है, और नियम 12 जो है इसमें किसके बारे में दिया गया है, यह आपसे पूछा गया है। स्वीकृति से पूर्व समस्त वस्तुओं का निरीक्षण, सक्षम स्वीकृति आवश्यक है, या निविदा प्रारूपों के प्रभार, या अग्रिम धन। तो नियम 12 में आपकी दोस्तों अर्नेस्ट मनी दी गई है। अर्नेस्ट मनी जो है वो आपकी किस में दी गई है, नियम 12 में दी गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और न्यूज़पेपर किस में दिया गया है, नियम 11 में दिया गया है। और नियम 7 में मैंने क्या बताया आपको, ब्लैक लिस्टेड दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अर्नेस्ट मनी, ठीक है। नियम 12 में अर्नेस्ट मनी हो जाएगी आपकी। अब आगे देखिए, राजस्थान नगरपालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के अंतर्गत सीमित निविदा और एकल निविदा की विश्वसनीय फर्मों की सूची में शामिल करने हेतु प्रतिभूमि, या इसे प्रतिभूति बोला जाता है दोस्तों, प्रतिभूति राशि कितनी है। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, 25 रुपये, 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपकी 25 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी, 25 रुपये हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, नगरीय निकायों में अग्निशमन वाहनों की मरम्मत हेतु
स्पेयर पार्ट्स का क्रय किस राशि तक बिना निविदा के सीधे विक्रेता अथवा निर्माता से किया जाता है। तो यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। जब भी आपसे पूछा जाए अग्निशमन वाहनों की मरम्मत हेतु स्पेयर पार्ट्स का क्रय किस राशि तक बिना निविदा के ही किया जाएगा, तो अग्निशमन वाहनों की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 25,000 जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कितना जाएगा, 25,000 जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मोटर यान हेतु कितना है, तो मोटर यान हेतु 1,000 रुपये, यानी मोटर यान हेतु आप 1,000 रुपये का काम बिना निविदा के आप करवा सकते हो। लेकिन अग्निशमन वाहनों की मरम्मत हेतु स्पेयर पार्ट्स का जो है वो 25,000 तक आप करवा सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका सामग्री की खरीद और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत नगर निकायों को माल के प्रदाय पर नियंत्रण व नमूनों के निरीक्षण की प्रक्रिया किस नियम में उल्लेखित है। तो अब आपका पूछा गया है निरीक्षण की प्रक्रिया किस नियम में उल्लेखित है, 6, 7, 8, 9। तो ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निरीक्षण की प्रक्रिया किस नियम में उल्लेखित है, और वो भी किसकी पूछी गई है, नियंत्रण और नमूनों की। यानी इन्हें बोला जाएगा दोस्तों नमूनों और नियंत्रण की जो प्रक्रिया है ये आपकी नियम 8 में हो जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्हें बोला जाता है दोस्तों सैंपल, यानी नमूने को सैंपल बोला जाएगा। सैंपल और स्पेसिफिकेशन, तो सैंपल और स्पेसिफिकेशन की जो प्रक्रिया है आपकी वो नियम 8 में हो जाएगी आपकी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के नियम 8 के अनुसार प्रदाय वस्तुओं माल का न्यूनतम कितना प्रतिशत निरीक्षण अधिकारी द्वारा तुलना के लिए उठाया जाएगा। तो तुलना के लिए कितना % जो है वो आपका माल उठाया जाएगा दोस्तों, यानी माल की चेकिंग जो की जाएगी तो कितना % उठा के चेक किया जाएगा नमूनों को, सैंपल्स कितना लिया जाएगा, 5%, 7%, 10%, 15%। तो कम से कम 10%, कितना दोस्तों, कम से कम 10%, कम से कम कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कम से कम 10% सैंपल लेके चेक किया जाएगा कि माल सही है या गलत है। अगर माल गलत होगा तो फिर वापस लौटाया जाएगा दोस्तों, और कितने दिन में लौटाया जाएगा वो देख लेते हैं। क्रय अधिकारी प्रदाय को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय माल प्राप्ति की कितने समय के भीतर करेगा। तो क्रय अधिकारी जो होगा दोस्तों उसने माल स्वीकार किया या नहीं किया तो उसकी सूचना वो कितने समय में देगा सामने वाले को जिसने माल सप्लाई किया है, 3 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में या 15 दिन में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 7 दिन में। तो 7 दिन में सूचना देनी पड़ेगी कि माल आपने स्वीकार किया है या अस्वीकार किया है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, नियम 9 के अनुसार विज्ञापित मांगों के प्रति निविदा प्रारूपों के प्रभार के अनुसार 1 लाख से 5 लाख तक की निविदा हेतु प्रभार कितना है। तो 1 लाख से लेके 5 लाख तक की जो निविदा है दोस्तों इसके लिए प्रभार कितना है, ये आपसे पूछा गया है नियम 9 के अनुसार। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये, ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। अब यहाँ पर किसका पूछा गया है, 1 लाख से 5 लाख तक का पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 10,000 आता है, 10,000 तक, फिर आपका आता है 10,000 से लेके 1 लाख तक, 10,000 से लेके आपका 1 लाख तक आता है। फिर आपका 1 लाख के बाद वाला आता है, यानी 1 लाख से लेके आपका आ जाएगा 5 लाख तक। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ तक 10,000 तक तो 20 रुपये होता है, फिर 10,000 से 1 लाख तक आपका 50 रुपये होता है, और 1 लाख से 5 लाख तक का जो होता है दोस्तों यहाँ पर आपका कितना रुपये हो जाएगा, यहाँ पर आपका 100 रुपये हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 10,000 तक 20 रुपये प्रभार होता है, 10,000 से 1 लाख तक निविदा हेतु 50 रुपये का प्रभार होता है, और प्रभार का उल्लेख किसमें है, नियम 9 में है। ये आपको ध्यान रखना है। और 1 लाख से 5 लाख तक 100 रुपये, और 5 लाख से 1 करोड़ की बात की जाए तो 5 लाख से सीधा 1 करोड़ जा रहा है दोस्तों 200 रुपये, और 1 करोड़ से अधिक 500 रुपये। तो इतना ध्यान रखना है। 10,000, फिर 10,000 से आपका जाएगा ये दोस्तों 1 लाख, 1 लाख तक जाएगा, फिर 1 लाख से जाएगा 5 लाख, फिर 5 लाख से जाएगा ये 1 करोड़ सीधा, फिर 1 करोड़ से अधिक। तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर 20 रुपये, यहाँ पर 50 रुपये, यहाँ पर आपका 100 रुपये, यहाँ पर आपका 200 रुपये, यहाँ पर आपका 500 रुपये। ये आपका प्रभार हो जाएगा, और प्रभार का उल्लेख किसमें, नियम 9 में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ से सवाल आपका पूछा जाएगा, नियम 11 के अनुसार नगर निकायों में माल की सप्लाई और कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित करने का नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे समाचार पत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा। तो जो समाचार पत्र प्रकाशित किया जाएगा उसका निर्धारण कौन करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो समाचार पत्र का उल्लेख दोस्तों आपका किसमें है, नियम 11 में है। ये मैंने आपको बता दिया किसमें, नियम 11 में है। और नियम 12 में आपकी अर्नेस्ट मनी है, नियम 13 में आपका निरीक्षण आ जाएगा, और नियम 14 में आपकी सक्षम स्वीकृति आ जाएगी। तो अभी सारे नियम मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर आप देखिए, जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन जो है उसका निर्धारण कौन करेगा, राज्य सरकार या फिर आपका क्रय अधिकारी या बोर्ड का अध्यक्ष या बोर्ड की वित्त समिति। तो कौन करेगा दोस्तों,
तो ये आपकी दोस्तों राज्य सरकार करेगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार कितनी राशि के व्यय वाले कार्य को क्रय अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रचलित दर पर अनुमोदित ठेकेदार से करवा सकता है? तो दोस्तों जो PWD होता है आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग, तो क्रय अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रचलित दर पर अनुमोदित ठेकेदार से करवा सकता है। यानी उसके लिए निविदा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 1,000 तक, 2,000 तक, 20,000 तक या 20,000 से 10 लाख तक। तो दोस्तों ये आपकी राशि हो जाएगी 2,000 तक। ये आपको ध्यान रखना, कितनी हो जाएगी? 2,000 तक का जो काम है वो क्रय अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD की प्रचलित दर पर अनुमोदित ठेकेदार से करवा सकता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष के पास निम्नलिखित में से कितनी राशि तक की स्वीकृति का अधिकार है? तो अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से आपका सवाल जरूर बनेगा, क्योंकि पिछली बार यहाँ से आपके लगभग 3 सवाल पूछे गए थे। तो राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड के बारे में पूछा गया है। तो बोर्ड का जो अध्यक्ष है उसके पास निम्नलिखित में से कितनी राशि तक की स्वीकृति का अधिकार है? तो ऑप्शन देखिए, 1 लाख, 25 लाख, 50 लाख या फिर 1 करोड़। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आपकी नगरपालिका बोर्ड की बात की जाए तो एक कंडीशन क्या होती है आपकी? एक कंडीशन तो होती है 1 लाख की, एक कंडीशन होती है आपकी 50 लाख तक की, एक कंडीशन होती है 50 लाख तक की। तो 50 लाख तक की कंडीशन वित्त समिति की सिफारिश पर होगी, यानी वित्त समिति करेगी यहाँ पर। और 1 लाख तक का कौन करेगा दोस्तों? तो ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर अगर 25 की बात की यानी यह इसको ईओ बोल देते हैं दोस्तों, ठीक है। और 25 लाख तक की बात की जाए तो ये कौन करेगा? तो नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष करेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यक्ष के बारे में पूछा गया तो 25 लाख यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ईओ करेगा आपका 1 लाख तक, फिर अध्यक्ष चेयरमैन जो होगा वो 25 लाख तक करेगा, वित्त समिति जो होगी वो 50 लाख तक करेगी, और पूर्ण शक्तियां नगरपालिका बोर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बोर्ड की बात की जा रही है, तो ये अभी मैंने आपको बोर्ड का बताया। अब जस्ट आप अगर इसका डबल कर दोगे दोस्तों, 1 का 2 कर दीजिए, 25 का 50 लाख कर दीजिए, और 50 लाख का आप क्या कर दीजिए? 1 करोड़ कर दीजिए। तो ये किस में हो जाएगा? आपका नगर परिषद में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा? आपका नगर परिषद में हो जाएगा। और नगर परिषद में यहाँ पर कार्यकारी अधिकारी की जगह कौन आ जाएगा? आपका आयुक्त आ जाएगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा? आयुक्त आ जाएगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सभापति आ जाएगा, यानी अध्यक्ष ही रहेगा, तो अध्यक्ष को यहाँ पर सभापति बोलेंगे। और 1 करोड़ यहाँ पर वित्त समिति रहेगी। तो ये आपकी नगर परिषद की बात हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नगर परिषद के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार नगर परिषद के लिए वित्त समिति की व्यय सीमा कितनी है? तो नगर परिषद के लिए वित्त समिति की व्यय सीमा कितनी हो जाएगी? अभी मैंने आपको बताया, जस्ट आपको डबल करना है बस। तो 50 लाख का डबल कितना हुआ? 1 करोड़। तो ये 1 करोड़ हो जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, 1 लाख का हमने 2 लाख किया तो यहाँ पर आयुक्त आ जाएगा आपका, और हमने यहाँ पर 225 लाख का 50 लाख किया तो यहाँ पर अध्यक्ष सभापति आ जाएगा, और वहाँ पर 50 लाख था उसका हमने डबल करके 1 करोड़ कर दिया तो यहाँ पर वित्त समिति आ जाएगी, और पूर्ण शक्तियाँ यहाँ पर नगर परिषद में निहित होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या किया हमने? 1 का डबल किया, फिर यहाँ पर क्या किया? 25 का 50 किया, फिर यहाँ पर हमने क्या किया? 50 लाख जो था उसका 1 करोड़ किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी 100 लाख किया। तो यहाँ पर तो कौन था आपका दोस्तों? ईओ था। यहाँ पर आयुक्त हो जाएगा, यहाँ पर अध्यक्ष था, यहाँ पर सभापति हो जाएगा, यहाँ पर वित्त समिति थी, यहाँ पर भी वित्त समिति रहेगी। तो ये नगरपालिका बोर्ड की बात है, ये नगर परिषद की बात है, ठीक है। अब आपका नगर निगम भी आएगा दोस्तों, तो उसके बारे में भी देखेंगे। नगर परिषद के मामले में 50 लाख रुपए तक की सामग्रियों माल के क्रय का कार्य के संक्रमण की कोई निविदा किसके पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन से निष्पादित की जाएगी? आयुक्त, सभापति, वित्त समिति या परिषद? तो नगर परिषद के मामले में बात की जा रही है 50 लाख तक की। तो जस्ट मैंने आपको बताया दोस्तों, पहले 1 का 2 किया, फिर 25 का हमने 50 किया, तो 50 लाख तक जो है उसका जो है वो कौन करेगा अनुमोदन? तो ये कौन करेगा? सभापति द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब नगर निगम की बात कर लेते हैं। नगर निगम के मामले में 1 करोड़ रुपए तक की सामग्रियां माल के क्रय का कार्य के संक्रमण में कोई निविदा किसके पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन से निष्पादित की जाएगी? तो बात अब यहाँ पर 1 करोड़ की हो रही है नगर निगम में। तो नगर निगम में दोस्तों 4 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये देखिए आप, नगर निगम में सबसे पहले 25 लाख तक की कंडीशन है, इसमें आपका अतिरिक्त आयुक्त या उपायुक्त परमिशन देगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1 करोड़ तक की बात की जाए तो आयुक्त यहाँ पर परमिशन देगा, 2 करोड़ की बात की जाए तो महापौर देगा, और 5 करोड़ की बात की जाए तो वित्त समिति देगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पूर्ण शक्तियाँ नगर निगम में हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 1 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़ आपको ध्यान रखना है। और 25 लाख को अलग से ध्यान रख लीजिए आप, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त द्वारा यहाँ पर अनुमोदन दिया जाएगा। लेकिन 1 करोड़ का अनुमोदन कौन देगा? यहाँ पर आयुक्त देगा। 2 करोड़ का अनुमोदन यहाँ पर महापौर हो जाएगा, अध्यक्ष की जगह यहाँ पर महापौर हो जाएगा, और वित्त समिति 5 करोड़ का यहाँ पर अनुमोदन देगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर किसका पूछा गया है दोस्तों?
1 करोड़ का पूछा गया है, तो 1 करोड़ का यहाँ पर कौन देगा? तो आयुक्त देगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 2 करोड़ की बात होती तो महापौर आंसर होता, 5 करोड़ की बात होती तो वित्त समिति आपका आंसर हो जाता, और अतिरिक्त आयुक्त की बात होती तो 25 लाख यहाँ पर राइट आंसर होता आपका। ठीक है, तो राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार नगर निगम के मामले में निगम के अलावा सबसे अधिक राशि स्वीकृत करने का प्राधिकार किसके पास है? तो नगर निगम के अलावा सबसे अधिक प्राधिकृत राशि स्वीकृत करने का अधिकार उपायुक्त, महापौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या वित्त समिति। तो ये किसके पास हो जाएगा? वित्त समिति के पास हो जाएगा। कितना कर सकती है? 5 करोड़ कर सकती है नगर निगम के मामले में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के अंतर्गत निविदा खोलकर कार्यादेश जारी करने के पश्चात 50 लाख तक की लागत का कार्य कितने समय में पूरा किया जाना चाहिए? तो 50 लाख की जो लागत है उसका कार्य कितने समय में आपका पूरा किया जाना चाहिए? 1 माह में, 2 माह में, 4 माह में या फिर 6 माह में? तो इसकी भी कंडीशन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आपका सवाल बन सकता है, अगर कार्य निश्चित अवधि के भीतर पूरा किया जाना है, अगर आपसे पूछा जाए तो 5 लाख तक का कार्य तो आपका 1 माह में पूरा होना चाहिए, 5 से 10 लाख तक का कार्य आपका 2 माह में पूरा होना चाहिए, और 10 से 50 लाख तक का कार्य आपका 4 माह में पूरा होना चाहिए, और 50 लाख से 1 करोड़ का कार्य आपका 6 माह में पूरा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1, 2, 4, 6, 1 माह, 2 माह, 4 माह, 6 माह। अगर 5 लाख तक की बात की जाए तो 1 माह, 5 से 10 लाख तक की बात की जाए तो 2 माह, और 10 से 50 लाख तक की बात की जाए तो 4 माह, और 50 लाख से 1 करोड़ की बात की जाए तो 6 माह। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, अब आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर 50 लाख तक की लागत का कार्य पूछा गया है, तो 50 लाख तक की लागत का कार्य यहाँ पर दिया गया है, तो ये 4 माह यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 माह हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, असफल निविदाओं के अग्रिम रकम का प्रतिदाय यानी रिफंड निविदाओं के अंतिम निपटारे के कितने दिन के भीतर किया जाना चाहिए? 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन? तो दोस्तों असफल निविदाएं जो होती है उनकी अर्नेस्ट मनी जो ली जाती है उनका अंतिम निपटारा कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? तो ये 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अर्नेस्ट मनी का उल्लेख किसमें था दोस्तों? तो ये आपका नियम 12 में था। ये आपको ध्यान रखना है। निर्माण कार्यों की अवस्था में उनसे संबंधित अनुमानों तथा बिलों का तकनीकी परीक्षण अनुमोदन किस नियम के तहत किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है जो आपके अनुमान हैं और बिलों का तकनीकी परीक्षण यानी अनुमानों का अनुमोदन किस नियम के तहत किया जाता है? 14, 16, 15 या 17? तो ये आपका नियम 15 के तहत किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अनुमानों के अनुमोदन तथा बिलों के परीक्षण की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। तो पूर्ण शक्ति किसको प्राप्त है? पूर्ण शक्ति किसे प्राप्त है दोस्तों? अधिशासी अभियंता को, सहायक अभियंता को, कनिष्ठ अभियंता को, या यहाँ पर सरकार द्वारा गठित तकनीकी समितियों को? तो बताइए। तो दोस्तों सरकार द्वारा गठित जो तकनीकी समिति होती है इनके पास पूर्ण शक्ति दी गई है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप इसे देख लीजिए। अगर आपको कनिष्ठ अभियंता की बात की जाए दोस्तों तो 1 लाख तक की स्वीकृति इसके पास होती है। IN की बात की जाए तो 5 लाख तक की स्वीकृति इसके पास होती है। और दोस्तों आपके एक्शन की बात की जाए, अधिशासी अभियंता की बात की जाए तो 50 लाख तक की स्वीकृति इसके पास होती है। और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो होता है यानी अधीक्षण अभियंता जो होता है इसके पास 150 लाख की स्वीकृति होती है। यानी JN के पास 1 लाख, IN के पास आपकी 5 लाख, फिर 50 लाख एक्शन के पास हो जाएगी, और 150 लाख जो है ये आपकी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास हो जाएगी। और पूर्ण शक्ति किसके पास है? सरकार द्वारा गठित तकनीकी समिति के पास। ये आपको ध्यान रखना है। निविदा आदि के प्रारूप के बारे में वर्णन है। तो निविदा का प्रारूप जो है इसका वर्णन आपको किसमें मिलेगा? 14, 15, 16 या 17? तो कौन से नियम में आपको निविदा आदि के प्रारूप के बारे में वर्णित किया गया है? तो बताइए। 14, 15, 16, 17? तो ये आपका नियम 17 हो जाएगा दोस्तों। अंतिम नियम जो है उसमें आपका निविदा आदि के प्रारूप के बारे में वर्णन दिया गया है। अब आगे देखिए, नियम 5 के अनुसार यदि किसी निविदा के आमंत्रण पर अपर्याप्त प्रकार या अन्य किसी कारण से निविदा उचित अथवा पर्याप्त मात्रा में नहीं हो तो क्या किया जाएगा? यानी कि नियम 5 में क्या दिया गया है दोस्तों? यानी कि कोई निविदा आपने आमंत्रित की लेकिन आपने जैसा चाहा था वैसा नहीं हुआ, अपर्याप्त प्रकार से हुई हो, यानी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाई, तो क्या करेंगे? तो दोस्तों दोबारा से कर लो, नए सिरे से कर लो। तो नए सिरे से कर लेंगे तो नए सिरे से निविदा आमंत्रित की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और गठबंधन नियम जो है दोस्तों 1974 के अंतर्गत सक्षम स्वीकृति होने संबंधी प्रावधान है। तो सक्षम स्वीकृति मैंने आपको बता दी थी। सक्षम स्वीकृति का प्रावधान कौन से नियम में किया गया है आपका? तो नियम 14 जो है दोस्तों इसमें आपकी सक्षम स्वीकृति दी गई है। इसमें आपका निरीक्षण दिया गया है, इसमें आपकी अर्नेस्ट मनी दी गई है। नियम 11 में न्यूज़पेपर दिया गया है, और नियम 15 में अनुमानों का अनुमोदन दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और नियम 16 भी अभी आ जाएगा। तो सारे नियम आपको याद हो गए। राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय
और आपका दोस्तों जो नियम है 1974, इसमें नियम 15 में क्या प्रावधान है, तो इसमें आपका अनुमानों का अनुमोदन हो जाएगा और बिलों का परीक्षण हो जाएगा। दोनों यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे, अनुमानों का अनुमोदन और बिलों का परीक्षण, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका का जो नियम है 1974, इसके अनुसार कोई संविदा बाध्यकारी नहीं होगी जब तक कि इन नियम और अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया हो, यह प्रावधान है। तो यह प्रावधान किसमें हो जाएगा दोस्तों, आपका नियम 13, 14, 16 या 17। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा नियम आपका बच रहा है, आप देख लीजिए। इसमें निरीक्षण दिया गया है, इसमें आपकी सक्षम स्वीकृति दी गई है, इसमें हमने निविदा के बारे में पढ़ा है, तो बचा कौन सा, नियम 16 बचा है आपका। तो इसमें क्या है, इसमें बाध्यकारी वाली जो कंडीशन है दोस्तों, वो इसमें हो जाएगी आपकी नियम 16 में, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार बोर्ड द्वारा और उसमें नियमित की गई संविदा होगी, लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर सहित उस पर बोर्ड की सामान्य मुहर अंकित होगी। तो यहाँ पर तीनों आपके राइट हो जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार नगर पालिका बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी अधिकृत है। तो अभी मैंने आपको ऊपर सवाल करवाया था दोस्तों, नगर पालिका बोर्ड की बात की जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है, 1 लाख, 25 लाख और 50 लाख। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, कार्यकारी अधिकारी यानी ईओ की बात की जा रही है। तो ईओ कितने की परमिशन दे सकता है, तो ये आपकी 1 लाख की परमिशन दे सकता है नगर पालिका बोर्ड के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार लोक निर्माण कार्यों की निविदाएं आमंत्रित करने हेतु समयावधि का निर्धारण किया जाता है। तो समयावधि का निर्धारण जो है दोस्तों, वो किसके तहत किया जाता है, एक तो आपकी नियम 4 और एक आपका नियम 10। नियम 4 में भी आपकी समयावधि दी गई है दोस्तों, और नियम जो 10 है दोस्तों, इसमें भी आपकी समयावधि दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नियम 4 में भी आपकी समयावधि है, नियम 10 में भी समयावधि है, और समयावधि जो दी गई है वो सेम है बिल्कुल, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन नियम 10 में आपकी लोक निर्माण कार्यों की निविदा आमंत्रित करने हेतु समयावधि दी गई है, जबकि यहाँ पर क्रय सामग्री की समयावधि दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नियम 5 के दिन, नियम 6 के दिन, नियम 9 के दिन या नियम 10 के दिन, तो ये नियम 10 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नियम 17 में निविदा इत्यादि के प्रारूप के बारे में जिन नियमों को अपनाने का उल्लेख किया गया है वह नियम है राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा GF एंड AR, ये आपको ध्यान रखना है, GF एंड AR हो जाएगा। राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान सेवा नियम यहाँ पर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नियम 8 के अनुसार क्रय अधिकारी नमूनों के अनुरूप सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो नमूनों के अनुरूप सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है, क्रय अधिकारी के बारे में पूछा गया है नियम 8 में। ठीक है, तो नियम 8 में मैंने क्या बताया था आपको, सैंपल और स्पेसिफिकेशन बताया था। तो व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, वित्त समिति के प्रति, अध्यक्ष के प्रति। तो भैया नमूनों के अनुरूप अगर सप्लाई इसने सुनिश्चित करी और उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो ये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि सप्लाई नमूनों के अनुरूप न हो तो निरीक्षण प्राधिकारी ध्यान आकर्षित करेगा। तो दोस्तों जो निरीक्षण प्राधिकारी है, अगर सप्लाई नमूनों के अनुरूप नहीं है तो वो सबसे पहले सूचना किसको देगा, तो भैया सूचना किसको देगा, वो क्रय अधिकारी को देगा। सबसे पहले सूचना किसको देगा, क्रय अधिकारी को देगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रय अधिकारी हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा नियम कंप्लीट हो चुका है, एकदम अच्छे से मैंने आपको करवाया है, और इससे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा, सभी सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिए इधर उधर, और थोड़ा लाइक कीजिए दोस्तों। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।